हाँ तो बच्चों, आज हम तरल और दाब जो पाठ पढ़े थे उनका आंकिक प्रश्न देखते हैं। उनके बारे में कौन कौन सा आंकिक प्रश्न जो बहुत इम्पॉर्टेंट है परीक्षा के उपयोग की दृष्टि से, उनको देखते हैं। चलिए, तो पहला अपन क्वेश्चन देखते हैं। पहला जो आंकिक प्रश्न होता है ये होता है कि जल की कितनी गहराई, मान लेते हैं प्रश्न है जल की कितनी गहराई, जल की कितनी गहराई पर दाब वायुमंडलीय दाब के मान के बराबर होगा। जल की कितनी गहराई पर दाब वायुमंडलीय दाब का 2 गुना होगा, जबकि हमको वायुमंडलीय दाब दिया गया है। जबकि वायुमंडलीय दाब ये P का मान, ठीक, हमको दिया रहेगा। P का मान हमको दिया गया है 1 × 10⁵ न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, ठीक। तो हमारे पास प्रश्न है कि जल की कितनी गहराई पर दाब है, वो वायुमंडलीय दाब का 2 गुना होगा, जबकि वायुमंडलीय दाब का मान हमको दिया गया है। तो मान लेते हैं, माना H गहराई, माना H गहराई है। मान लेंगे गहराई कितना होता है, H होता है। तो हमको फार्मूला मालूम है, कि H गहराई पर दाब, H गहराई पर दाब प्लस वायुमंडलीय दाब H गहराई पर दाब प्लस वायुमंडलीय दाब गुणित 2 गुणित, प्रश्न बोलता है 2 गुना होगा। प्रश्न बोलता है कितनी गहराई पर दाब वायुमंडलीय दाब का 2 गुना हो जाएगा। तो प्रश्न हो जाएगा, मान लेंगे गहराई खींच लेते हैं, तो H गहराई पर दाब प्लस वायुमंडलीय दाब इक्वल टू 2 गुणित वायुमंडलीय दाब। हम क्या करते हैं, इस वायुमंडलीय दाब को इस तरफ पक्षांतर करके ले जाते हैं। तो H गहराई H गहराई पर दाब बराबर 2 वायुमंडलीय दाब, 2 वायुमंडलीय दाब ऋण वायुमंडलीय दाब, 2 वायुमंडलीय दाब ऋण 1 वायुमंडलीय दाब, अर्थात हो जाएगा H गहराई पर दाब। H गहराई पर दाब, इनके लिए हमारे पास सूत्र है H रो इंटू G इक्वल टू, ये हमारा हो जाएगा 2 में 1 घटा देंगे तो ये बचेगा हमारे पास 1 वायुमंडलीय दाब, अर्थात वायुमंडलीय दाब। मान पुट करते हैं अपन, H गुणित इनका मान होता है 1 × 10⁻³ किलोग्राम, जल के लिए घनत्व होता है 10⁻³ किलोग्राम प्रति घन मीटर, तथा G का मान हमको मालूम है, ये होता है G का मान 9.8, तो 9.8 मीटर प्रति वर्ग सेकेंड मान रखे। और वायुमंडलीय दाब का मान हमको दिया गया है 1 × 10⁵5, तो H इक्वल टू हमारे पास आएगा 1 × 10⁵5, 32 को पक्षांतर कर देंगे तो 1 × 10⁻³ गुणित 9.8। तो यहाँ पर चलते हैं, H इक्वल टू, इनको सॉल्व करेंगे 10⁵5 और 3 कम हो जाएगा, 10⁻² बचेगा, अर्थात 10⁻² मतलब 100/9.8। और जब इनको हम सॉल्व करते हैं तो अपन देखते हैं कि ये उत्तर आएगा 10.20 मीटर। इस प्रकार हमारा आंसर आएगा। प्रश्न बोलता है जल की कितनी गहराई पर दाब वायुमंडलीय दाब का 2 गुना होता है। तो मान लीजिए जल की गहराई H है, तो फार्मूला होता है H गहराई पर दाब प्लस वायुमंडलीय दाब इक्वल टू 2 गुना वायुमंडलीय दाब, अर्थात H गहराई पर दाब
बराबर वायुमंडलीय दाब। एच गहराई पर दाब का फार्मूला होता है ऊंचाई गुणित घनत्व गुणित गुरुत्वीय त्वरण। वायुमंडलीय दाब सबका मान पुट करें, पुट करने के बाद हम इनको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ऊंचाई आएगा, ये आएगा 10.20 मीटर। तो इतने मीटर पर जो वायुमंडलीय दाब है वो 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे और प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास अगला क्वेश्चन में मान लेते हैं कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का साबुन का बुलबुला बनाने के लिए साबुन का बुलबुला बनाने के लिए 5 सेंटीमीटर साबुन का बुलबुला बनाने के लिए कितना कार्य करना पड़ेगा, जबकि साबुन के घोल का पृष्ठ तनाव ये हमको दिया गया है 3 गुणित 10 के घात 2 10 के घात माइनस 2 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। तो हमारे पास प्रश्न है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले साबुन का बुलबुला बनाने के लिए कितना कार्य करना पड़ेगा, जबकि हमको दिया गया है साबुन के घोल का पृष्ठ तनाव हमको दिया गया है 3 गुणित 10 के घात माइनस 2 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। ठीक है, तो हमको क्या क्या दिया है पहले अपन लिख लेते हैं। हमारे पास दिया गया है त्रिज्या, हमको त्रिज्या r इक्वल टू ये हमको दिया गया है 5 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को हमको पहले मीटर में चेंज करना होगा, तो ये हो जाएगा 5/100 मीटर। इनको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा त्रिज्या हमारे पास आएगा 1/5 का 5 5 दूनी 10 1/20 मीटर। ठीक है, साथ ही पृष्ठ तनाव T इक्वल टू ये हमको दिया गया है 3 गुणित 10 के घात माइनस 2 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। तो कार्य की हमको गणना करनी है, गणना करनी है। चूंकि हमको मालूम है कि किसी भी साबुन के बुलबुले में 2 पृष्ठ होते हैं जिनका पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको मालूम है साबुन के घोल के 2 पृष्ठ होंगे, 2 पृष्ठ होंगे जिनके पृष्ठीय क्षेत्रफल या जिनके क्षेत्रफल में जो प्रसार होता है या जिनके पृष्ठ का क्षेत्रफल। साबुन के घोल में 2 पृष्ठ होते हैं जिनके पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पृष्ठ होगा, तो 2 इंटू पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 4 पाई और त्रिज्या का वर्ग अर्थात 2 इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। इसमें हम मान पुट करते हैं तो ये आएगा 2 इंटू 4 पाई और आर स्क्वायर। आर का मान हम निकाले हैं 1/20 पूरे का होल स्क्वायर। इनको मान पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 पाई का मान 1.25
34 × 1 और इनको जब मान हम सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा 1/400। जब इनको सॉल्व करेंगे तो इनका जो मान प्राप्त होता है ये मान हमारा प्राप्त हो जाएगा 628 गुणित 10 के घात -4 वर्ग मीटर। तो क्षेत्रफल A इक्वल टू हमको मिल गया 628 × 10⁻⁴ वर्ग मीटर। इसलिए किए गए कार्य तो किए गए कार्य का सूत्र होता है पृष्ठ तनाव गुणित क्षेत्रफल। ठीक है, तो हमारे पास पृष्ठ तनाव हमको दिया गया है 3 गुणित 10 के घात -2 और हम यहाँ पर A का मान निकाले हैं 628 गुणित 10 के घात -4, 3 से गुणा किए। यहाँ पर इनको जब सॉल्व करते हैं अपन तो हमारा जो मान प्राप्त होगा 3 से गुणा करेंगे तो 1884 और 4 और 2 6 इतना जूल। तो किए गए कार्य की गणना हमारा हो गया। ठीक है, तो प्रश्न बोलता है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या साबुन का बुलबुला बनाने के लिए कितना कार्य करना पड़ेगा। तो किए गए कार्य का सूत्र होता है पृष्ठ तनाव गुणित क्षेत्रफल। तो हमको त्रिज्या दिया गया है 5 सेंटीमीटर, इनको पहले मीटर में बदल दिए और इस आधार पे पहले हम साबुन के पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल लिए। पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने के बाद किए गए कार्य में उसका जो सूत्र होता है ये होता है पृष्ठ तनाव गुणित क्षेत्रफल। इसमें मान रखे तो हमारे पास किए गए कार्य का मान यहाँ पर हमको इतना प्राप्त हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा बोलता है कि किसी द्रव की एक बूंद किसी द्रव की एक बूंद समान आकार की कोई द्रव की एक बूंद है वह समान आकार की 8 बूंदों में विभक्त की जाती है। 8 बूंदों में विभक्त की जाती है। ठीक है, किसी द्रव की एक बूंद होता है वो समान आकार की 8 बूंदों में विभक्त की जाती है। इस हेतु आवश्यक कार्य की गणना करना है। इस हेतु आवश्यक कार्य की गणना करो जबकि दिया गया है जबकि बूंद की त्रिज्या 'r' व पृष्ठ तनाव व द्रव का पृष्ठ तनाव T। तो अगला हमारा प्रश्न बोलता है किसी द्रव की एक बूंद समान प्रकार की 8 बूंदों में विभक्त की जाती है। इसके लिए आवश्यक कार्य की गणना करना है जबकि हमको दिया गया है बूंद की त्रिज्या दिया गया है 8 दिया गया है और द्रव का पृष्ठ तनाव हमको दिया गया है T। ठीक है, तो चूंकि यहाँ पर एक बूंद है 8 बूंदों में विभक्त है अतः मान लेते हैं अपन
माना बड़ी बूंद की त्रिज्या कैपिटल आर व छोटी बूंद की त्रिज्या स्मॉल आर। मान लेते हैं बड़ी बूंद की त्रिज्या कैपिटल आर है और छोटी बूंद की त्रिज्या को हम स्मॉल आर मान लेते हैं। तो एक बूंद का आयतन या बड़ी बूंद का आयतन, बड़ी बूंद का आयतन बराबर होगा 8 से विभक्त है, अतः 8 गुणित छोटी बूंद का आयतन। 8 गुणित छोटी बूंद का आयतन। तो एक बूंद का आयतन, बड़ी बूंद की त्रिज्या हम r माने हैं, अतः इनका आयतन, चूंकि ये गोलाकार होता है अतः गोले का आयतन होता है 4/3 पाई और त्रिज्या का घात 3। बड़ी बूंद का त्रिज्या हम r माने हैं, इसका यहाँ पर कैपिटल R का घात 3 हो जाएगा और 8 गुणित छोटी बूंद का त्रिज्या हो जाएगा 4/3 और इसकी त्रिज्या को हम माने हैं स्मॉल r की घात 3। यहाँ पर हम कैंसिल कर दिए तो r की घात 3 इक्वल टू आ गया 8×3। तो स्मॉल r इक्वल टू हो जाएगा 2 कैपिटल R या स्मॉल r इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा r/2, अर्थात इनकी त्रिज्या हम निकाल लिए स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R/2 या कैपिटल R इक्वल टू 2/r। ये हमारा त्रिज्या निकल आया। अब अपन चलते हैं बड़ी बूंद का संपूर्ण पृष्ठ। बड़ी बूंद का संपूर्ण पृष्ठ, क्योंकि गोला आकार में होती है अतः गोला का संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा 4 पाई और त्रिज्या का वर्ग, अर्थात 4 पाई और त्रिज्या हम माने हैं r, तो 4 पाई r स्क्वायर हो जाएगा। इसी प्रकार 8 बूंदों वाली की संपूर्ण पृष्ठ 8 इक्वल टू 4 पाई, और चूंकि ये छोटी है उनकी त्रिज्या को हम कितना मानते हैं स्मॉल r माना जाता है, अतः ये हो जाएगा स्मॉल r स्क्वायर और इनका मान हम पुट करते हैं तो 8 × 4 पाई और ये हो जाएगा कैपिटल R/2 पूरे का घात 2। ठीक, या इनको सॉल्व कीजिए 4r स्क्वायर 2 का वर्ग हो जाएगा 4, 4 एकम 4 दूनी 8, तो 2 इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर। तो बड़ी बूंद का संपूर्ण पृष्ठ 4 पाई r स्क्वायर, छोटी बूंद का संपूर्ण पृष्ठ आ गया 2 × 4 पाई r स्क्वायर। इसलिए इसके संपूर्ण पृष्ठ या पृष्ठ में वृद्धि, तो पृष्ठ में वृद्धि आ जाएगा पृष्ठ में वृद्धि डेल a इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 8 पाई r स्क्वायर माइनस 4 पाई r स्क्वायर, अर्थात आंसर आएगा 4 पाई r स्क्वायर। तो पृष्ठ में वृद्धि हम निकाल लिए, हमारे पास आ गया बड़े बूंद 8000 और इसका माइनस कर दिए, इतना आ गया अपना 4 पाई r स्क्वायर। हमारे पास पृष्ठ आ गया है। अब हम किए गए कार्य सूत्र मान रखते हैं। इसलिए किए गए कार्य, तो किए गए कार्य तो किए गए कार्य होता है पृष्ठ तनाव गुणित क्षेत्रफल में वृद्धि। ठीक है, तो पृष्ठ तनाव हमारे पास t है इंटू ये हम मान निकाले हैं 4 पाई r स्क्वायर, अर्थात किए गए कार्य हो जाएगा 4 पाई t इंटू r स्क्वायर। ये हमारा आंसर होगा। तो
किसी द्रव की एक बूंद समान आकार की 8 बूंदों में विभक्त की जाती है। इस हेतु आवश्यक कार्य की गणना करो, जबकि बूंद की त्रिज्या हमको दिया गया है r और द्रव का पृष्ठ तनाव हमको दिया गया है t। तो इनके लिए हम सॉल्व किए। हम यहाँ पर देखें कि पहले हम बड़े जो बूंद है उनकी त्रिज्या कैपिटल R मान लिए, छोटे बूंद की त्रिज्या हम स्मॉल r मान लिए। तो हमको मालूम है कि जो बड़ी बूंद है वो 8 छोटी बिंदु से मिलकर बना हुआ है। इनका मान पुट किए तो हमारा वहाँ पर r में संबंध निकाले तो कैपिटल R इक्वल टू स्मॉल r/2 आया हमारे पास, या फिर स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R/2। मतलब बड़ी जो त्रिज्या है, बड़ी बूंद उनकी त्रिज्या है छोटी बूंद की त्रिज्या की दोगुनी होती थी। इसके आधार पर हम दोनों का संपूर्ण पृष्ठ निकाले। संपूर्ण पृष्ठ में इसमें हम वृद्धि निकाल लिए। संपूर्ण पृष्ठ वृद्धि निकालने के बाद में किए गए कार्य की गणना करने के लिए हम सूत्र में मान रखे पृष्ठ तनाव गुणित पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि। हमारा किया गया कार्य हमको मालूम हो गया 4 पाई पृष्ठ तनाव और त्रिज्या का वर्ग। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल हमको दिया गया है कि दो केस नलियाँ जिनके व्यास क्रमशः पहले का 2 मिलीमीटर व दूसरे का 2.5 मिलीमीटर है, एक एक करके जल में खड़ी की जाती है। एक एक करके जल में खड़ी की जाती है। यदि दूसरी नली में जल दूसरी नली में जल है वो 11.4 मिलीमीटर चढ़ता है, तो पहली नली में कितना जल चढ़ेगा। हमारा प्रश्न है कि दो केस नलियाँ हैं जिनके व्यास क्रमशः 2 मिलीमीटर व दूसरे का 2.5 मिलीमीटर है, एक एक करके जल में खड़ी की जाती है। और यदि दूसरी नली में जल है वो 11.4 मिलीमीटर चढ़ता है, तो हमको ज्ञात करना है कि पहली नली में जल कितना चढ़ेगा। ठीक है, तो हमें मालूम है केस नली के सिद्धांत से हम जानते हैं कि केशिकत्व के सिद्धांत से R इंटू H बराबर नियतांक। हम क्या मालूम है केशिकत्व सिद्धांत से कि त्रिज्या और ऊंचाई होती है ये नियतांक के बराबर होती है। तो मान लेते हैं, माना केश नली की
केस नली की त्रिज्या R1 व R2 तथा ऊंचाई H1 व H2 है। तो मान लेते हैं केस नली त्रिज्या R1 व R2 और जल की ऊंचाई H1 और H2 है, तो फार्मूला हो जाएगा R1 गुणित H1 बराबर R2 गुणित H2। ठीक है। हाँ, हमको दिया है, यहाँ पर हमको दिया गया है R1 इक्वल टू, ये हमको दिया गया है 2 मिलीमीटर, अर्थात 2R इक्वल टू हमको दिया गया है 2 मिलीमीटर, इसलिए R1 इक्वल टू आ जाएगा 1 मिलीमीटर। ठीक, ये हमको व्यास दिया गया है, उसका आधा कर देंगे, हमारा त्रिज्या हमको मिलाएगा। उसी प्रकार हमको दिया गया है 2R2 इक्वल टू, ये दिया है 2.5 मिलीमीटर, तो हमको R2 इक्वल टू आ जाएगा 1.25 मिलीमीटर। R2 का मान निकल आया। हमको H2 का मान दिया गया है, दूसरे में चढ़ने वाली, ये हमको दिया गया है 11.4 मिलीमीटर। हमको H1 का मान ज्ञात करना है। ठीक है। अतः सूत्र में मान रखने पर, सूत्र में मान रखने पर हमारा सूत्र है R1 इंटू H1, तो ये हो जाएगा 1 इंटू H1 हमको ज्ञात करनी है। R2 1.25 इक्वल टू H2 का मान दिया है हमको 11.4, तो H1 इक्वल टू, इनको हम सॉल्व करेंगे, दोनों का गुणा करते हैं तो ये हमारा आएगा 14.25 मिलीमीटर। अर्थात पहले जो केस नली है उसमें जल होता है 14.25 मिलीमीटर चढ़ पाएगा। ठीक है। तो इस प्रकार से केशिकत्व के सिद्धांत से इस सवाल को हम हल कर लिए। ठीक, चलिए अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हम देखते हैं बर्नौली की प्रमेय से। तो अपन देखते हैं कि कांच का एक असमान, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, कांच का एक असमान अनुप्रस्थ काट वाली कांच का एक असमान अनुप्रस्थ काट वाली क्षैतिज नली में पानी बह रहा है। कांच के एक असमान अनुप्रस्थ काट वाली क्षैतिज नली में पानी बह रहा है। एक स्थान पर जहां दाब, एक स्थान लेते हैं जहां पर दाब 20 सेंटीमीटर, जहां पर दाब 20 सेंटीमीटर, ये पानी का है, 20 सेंटीमीटर पानी का है। पानी जिनका दाब 60, कांच के समान अनुप्रस्थ काट क्षैतिज नली में पानी बह रहा है, जहां पर उसका दाब है 20 सेंटीमीटर है, वहां पर पानी जिसका दाब है 60 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से
बह रहा है, पानी है उसकी बहने की दर कितना है 60 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड की दर से ये बह रहा है। दूसरे स्थान पर जहां दाब, दूसरे स्थान पर देखते हैं जहां पर दाब हमको दिया गया है 15 सेंटीमीटर पानी के सापेक्ष, 15 सेंटीमीटर है, पानी का चाल ज्ञात कीजिए। पानी का चाल ज्ञात कीजिए। तो हमारा प्रश्न रहेगा कि एक कोई अनुप्रस्थ काट वाली क्षैतिज नली है जिसमें पानी बह रहा है, जहाँ पर एक स्थान पर दाब हमको दिया गया है 20 सेंटीमीटर और पानी के वेग वहाँ पर हमको दिया गया है 60 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड की दर से बह रहा है, जबकि दूसरे स्थान पर दाब हमको दिया गया है 15 सेंटीमीटर। तो उस स्थान पर हमको पानी की चाल ज्ञात करनी है। तो बर्नौली के प्रमेय से बर्नौली के प्रमेय से यदि नली क्षैतिज है तो हम सूत्र जानते हैं, सूत्र हमारे पास होता है बर्नौली के प्रमेय से यदि नली क्षैतिज है तो P1 = P1 + 1/2 घनत्व और वेग का घात 2 = होता है दूसरे नली का दाब प्लस हाफ घनत्व गुणित V2 का वर्ग, ये हमारे पास होता है। ठीक है, या इसको हम व्यवस्थित लिखना चाहेंगे, ठीक, इनको इधर हम ट्रांसफर कर देते हैं तो हो जाएगा हाफ D, इनको इस तरफ डाल लेते हैं, वेग V2 का वर्ग माइनस वेग V1 का वर्ग = ये हमारा हो जाएगा, इसको हम इस तरफ ट्रांसफर किए, इसको इस तरफ ट्रांसफर किए तो P1 - P2, ये हमारी इक्वेशन आएगा 1/2 D V2 का वर्ग माइनस V1 = P1 - P2। चलिए इस पर हमको क्या क्या दिया गया है, इसका हमका मान पुट करते हैं। तो हमको क्या क्या दिया गया है, हमको दिया है P1 पहले का दाब, यहाँ पर हमको दिया गया है, कितना दिया गया है यहाँ पर 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। चूंकि ये पानी का दाब है अतः इनको ऊंचाई, अपन सूत्र हमको मालूम है H ऊंचाई घनत्व, ठीक है, तो ऊंचाई घनत्व गुणित गुरुत्वीय त्वरण सेंटीमीटर, तो इसमें हम मान रखते हैं तो हमको मान प्राप्त हो जाएगा, घनत्व होगा CGS मात्रक है तो E और G का मान हो जाएगा 980 सेंटीमीटर, अर्थात P1 का मान हमको, ठीक, ये हो जाएगा 0 2 8 16 2 9 18, इतना ये हमको मिल गया P1। अब चलते हैं अपन P2 की ओर। डायन प्रति वर्ग सेंटीमीटर, P1 हमको दिया गया है। इसी प्रकार P2 का मान हमको दिया गया है 15 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 15 × 1 × 980, तो ये भी हो जाएगा 15 15 8 120, हासिल आया 12 और 15 × 135 7 4 1 4 7 डायन प्रति वर्ग सेंटीमीटर। हमको P1 का मान निकल गया, P2 का मान निकल गया, साथ ही हमको वेग V1 का मान हमको दिया गया है। वेग V1 ये हमको दिया गया है यहाँ पर 60
सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। ये हमको वेग दिया है, तो हमको दूसरे का वेग v2 की अपने को गणना करनी है। ठीक है, तो सूत्र में हम मान रखते हैं और मान पुट करते हैं, जबकि d का मान हमको दिया रहेगा घनत्व ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। मान रखने पर मान रखते हैं तो 1/2 गुणे d का मान 1 और v2 का स्क्वायर माइनस v1 का वर्ग, v1 60 पूरे का वर्ग इक्वल टू p1 माइनस p2। p1 का मान 600 माइनस 14 700। आगे इनको हम सॉल्व करते हैं। मान रख करके मान हम रखे यहाँ पर, मान रखने के बाद हम इनको जब सॉल्व करते हैं हमारे पास, तो हमारा v2 का मान v2 स्क्वायर इक्वल टू, इनको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 98 प्लस 600 v2 का स्क्वायर। इनको हम सॉल्व किए तो हमारा आंसर आएगा v2 इक्वल टू वेग v2। इनको हम सॉल्व किए तो ये हमारा आंसर आएगा सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। तो इस प्रकार से बर्नौली के प्रमेय का थ्योरम यूज करेंगे और उसके आधार पर दूसरे नली में बहने वाली जो द्रव का वेग इनकी गणना कर रहे हैं। तो गणना से हमारा प्राप्त हो रहा है हमको 115.76 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। चलिए अगला सवाल की ओर चलते हैं। ले लेते हैं अगला सवाल आप पढ़ लेते हैं। दो कांच के गोले जिनकी त्रिज्या दो कांच के गोले जिनकी त्रिज्या मान लेते हैं एक का r तथा दूसरे का 2r है। दो कांच के गोले लेते हैं जिनकी पहले की त्रिज्या r मान लेते हैं, दूसरे की त्रिज्या हम 2r मान लेते हैं। एक द्रव में जिनका श्यानता गुणांक एक द्रव में जिनका श्यानता गुणांक मान लेते हैं ईटा है, जिनके श्यानता गुणांक क्या मान लेते हैं अपन, ईटा मान लेते हैं। छोड़े जाते हैं दोनों गोलों के सीमांत वेगों की गणना करेंगे। दोनों गोलों की सीमांत वेग की गणना कीजिए। प्रश्न हमारे पास है, कांच के दो गोले हैं जिनकी त्रिज्या हमको दिया गया है r और 2r है, और एक द्रव जिनका श्यानता गुणांक ईटा है,
इस पे छोड़े जाते हैं तो दोनों गोलों के सीमांत वेग की हमको गणना करनी है। तो हम जानते हैं कि माना सीमांत वेग v है। तो हमको मालूम है सीमांत वेग v प्रोपोर्शनल टू त्रिज्या r। ये क्या होता है, सीमांत वेग हम v मानते हैं तो सीमांत वेग होता है वह उनके त्रिज्या के वर्ग के समानुपाती होती है। अतः अगर पहले के लिए हम सीमांत वेग v1 और दूसरे के लिए v2 मानते हैं तो v1/v2 इक्वल टू r1 का वर्ग बट्टे r2 का वर्ग। और हमको दिया है ये दिया है r1 इक्वल टू कैपिटल R और r2 इक्वल टू हमको दिया है 2r। अतः इनका सीमांत वेग का अनुपात v1/v2 इक्वल टू मान पुट करते हैं पहले में, तो ये हो जाएगा r² 2r पूरे का घात 2। तो ये हो जाएगा r², 2 का वर्ग करेंगे 4 और r का वर्ग। तो v1/v2 इक्वल टू r4 r², यहाँ पर r कैंसिल हो गया। तो हम देख रहे हैं कि v1/v2 इक्वल टू आ गया 1/4, अर्थात इनके जो अनुपात है इनमें अनुपात आएगा 1/4 का। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि दो गोले दिए गए हैं जिनकी हमको त्रिज्या दे दिया गया है और इन गोलों को पहले की त्रिज्या r दिया है, दूसरे को हमको 2r दिया है और एक द्रव जिनकी सांद्रता गुणांक ईटा है में छोड़ दिया जाता है। सीमांत वेग की गणना करनी है तो मान लेते हैं हम सीमांत वेग v मानते हैं, तो सीमांत वेग v आता है वह उसकी त्रिज्या के वर्ग के मान के बराबर होता है, उसके प्रोपोर्शनल होता है, उसके समानुपाती होता है। अतः v1/v2 इक्वल टू r1/r2 माने तो r1 इक्वल टू हम कैपिटल R और r2 इक्वल टू हमको दिया है 2r। इस प्रकार v1 और v2 में हम मान पुट करते हैं तो हम प्राप्त करते हैं कि दोनों के जो अनुपात है इनमें अनुपात हमारे पास प्राप्त होता है 1/4। ठीक है, तो इस प्रकार से आज हमने जो पाठ पढ़े थे तरल दाब, इनका हम आंकिक प्रश्न के बारे में आपसे चर्चा किए। आंकिक प्रश्न जो परीक्षा उपयोगी होती हैं उनके बारे में हमने आपको बताया। तो ये हमारे पास आंकिक प्रश्न था। आज हमारा यह अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।